बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने के दौरान हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। अब बच्चों हम लोगों को पॉलीसेकेराइड के बारे में जानना है कि पॉलीसेकेराइड होता क्या है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बच्चों आप लोग हेडिंग देके लिखो पॉलीसेकेराइड्स। ओके, POLYSACCHARIDES। पॉलीसेकेराइड होता क्या है? तो पॉलीसेकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रोलाइज होने के बाद 10 से ज्यादा सिंपल मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करे, तो बच्चों उसे हम लोग पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। दूसरी बात अगर हम लोग डिस्कस करें पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो ये नेचुरली ऑकरिंग कंडेंसेशन पॉलीमर है बहुत तरह के मोनोसेकेराइड का। यानी कि पॉलीसेकेराइड जो कई तरह के मोनोसेकेराइड के मिलने से बना हुआ होता है, तो वो सारा मोनोसेकेराइड सेम भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है बच्चों। तीसरी बात अगर हम लोग पॉलीसेकेराइड के बारे में जाने, तो पॉलीसेकेराइड अगर फ्री स्टेट में हम लोगों को मिले तो ये पाउडर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस होता है और कलरलेस भी होता है और टेस्टलेस भी होता है। पॉलीसेकेराइड जो होता है ये वाइटल रोल है इसका एनिमल और प्लांट्स के लाइफ में। हम लोगों को बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में 3 तरह के पॉलीसेकेराइड को मुख्य रूप से पढ़ना है। क्या क्या? तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं पॉलीसेकेराइड। आप लोगों ने हेडिंग तो लिख ही रखा है पॉलीसेकेराइड, अब इसके नीचे आप लोग पॉइंट पॉइंट करके लिखो सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that upon hydrolysis give more than 10 simple monosaccharides are called polysaccharides. Give more than 10 simple monosaccharides are called polysaccharides. दूसरी बात, दूसरा पॉइंट देकर लिखो आप लोग, polysaccharides are widely distributed naturally occurring carbohydrate which is condensation polymer of large number of either same or different monosaccharides। इसके बाद आप लोग पॉइंट करके लिखो यहीं पर, in free state polysaccharides are amorphous colorless powder which are tasteless and odorless। मतलब कोई गंध भी नहीं होता है और इसका ना ही कोई टेस्ट ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, polysaccharides have vital role in animals and plant life। ओके, यानी कि जानवरों में भी पॉलीसेकेराइड का बहुत ज्यादा योगदान होता है उसके जिंदगी में, और प्लांट्स में भी बहुत ज्यादा योगदान होता है, वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना, here in this chapter we have to study about the following 3 types of polysaccharides। क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है बच्चों? तो नीचे बेबी डॉट कर करके लिखना, स्टार्च, STARCH स्टार्च, उसके नीचे दूसरा बेबी डॉट करके लिखो सेल्यूलोज, CELLULOSE सेल्यूलोज, और उसके नीचे आप लोग लिखो ग्लाइकोजन, GLYCOGEN ग्लाइकोजन। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर 3 तरह के पॉलीसेकेराइड्स के बारे में जानना है। क्या क्या? तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग यहाँ पर लिखो हेडिंग देके स्टार्च। अब आप लोग क्या हेडिंग देके लिखोगे बच्चों? स्टार्च, STARCH, और ब्रैकेट में आप लोग एमाइलम भी लिख लेना, AMYLUM, एमाइलम। यानी कि स्टार्च को एक और नाम दिया जाता है एमाइलम, और इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा क्या होगा बच्चों? C6H10O5। एक्चुअली जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 3 पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, तीनों का जनरल फॉर्मूला यही होता है, C6H10
O5 होल है। आप लोग ऐसे तो जानते ही हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का ये मतलब नहीं है कि तीनों एक है, उसके स्ट्रक्चर में बहुत तरह का डिफरेंसेस होता है, और वो क्या क्या डिफरेंसेस होता है बच्चों, वही हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो हेडिंग देके आप लोग लिख लो स्टार्च, एमाइलम, और वहीं पर नीचे C6H10O5 होल भी लिख लेना। ओके बच्चों, हम लोग स्टार्च के बारे में जान रहे हैं। स्टार्च को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? एमाइलम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों के फूड में ये मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च जो होता है हर एक प्लांट्स में भी मौजूद होता है, और प्लांट के किस हिस्से में मुख्य रूप से ये स्टोर रहता है? तो ये रहता है रूट्स में, ट्यूबर्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, और कई जगहों पर ये मुख्य रूप से मौजूद रहता है। हम लोग जो अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं वो स्टार्च से ही करते हैं। और फिर हम लोग अपने फूड में क्या क्या चीज लेते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, लेग्यूम्स हो गया, और कई तरह के वेजिटेबल्स वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद रहता है किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। मुख्य रूप से हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टार्च जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या चीज का? तो अल्फा डी ग्लूकोज का वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। लेकिन जब स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का कंडेंसेशन पॉलीमर है तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्टार्च में दरअसल दो हिस्सा होता है। एक को हम लोग नाम देते हैं एमाइलोज, और दूसरे हिस्से को हम लोग नाम देते हैं बच्चों क्या? एमाइलोपेक्टिन। यानी कि स्टार्च के स्ट्रक्चर में जो दो हिस्सा होता है, एक हिस्से को हम लोग एमाइलोज बोल देते हैं, और दूसरे वाले हिस्से को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है एमाइलोज, क्या होता है एमाइलोपेक्टिन? ये तो क्लियर है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों का दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का ही। स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है, और ये सब इन दोनों में क्या क्या फिजिकल डिफरेंसेस होता है, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एमाइलोज की। ओके आप लोग ध्यान से देखना और कोशिश करना कि अभी के अभी आप लोग सीख लो एमाइलोज के स्ट्रक्चर को भी। जैसे कि ये आप लोग गौर से देखो, यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरे जगह को इस्तेमाल करना है। तो ये जो है एमाइलोज का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। आप लोग गौर से या फिर जूम करके देखो इस चीज को। ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे हैं। ये CH2OH है, H है, OH है, H है, H है, OH है। ये चीजें तो अब तक आप लोगों को याद हो ही गई होंगी कि ये जो है दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। सही है ना? ये अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हम लोग एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो CH2OH, H, H, OH, OH, H, और यहां पर बच्चों फिर से देखो O, इस तरह से ये है H, ये है OH, ये H, ये OH। फिर एक और स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे हैं। लिखने की कोई कमी तो हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी समय पास कर रहे हैं। दरअसल समय भी पास नहीं कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बारीकी से आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। इसलिए मेरी सोच है कि कोई भी चीज को अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियस सी बात है बहुत टफ चीज भी आसानी से हम लोगों के दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो दरअसल ये कोई टफ वफ चीज है नहीं, बायोलॉजी से संबंधित है तो इजी तो होना ही है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इसे और इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग देखते चले जाओ, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ऐसा बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है। होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से OH, ये H दे दे और ये OH दे दे। देखो तो यहाँ पर कंडेंस जब हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज तो इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं? इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ से भी H और OH अगर हम लोग निकाल लें इस तरह से बच्चों, तो यहाँ पर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक ही साइड से बन रहा है, यानी कि दोनों OH एक ही साइड है, इसलिए हम लोग इस तरह के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को बच्चों क्या नाम दे देंगे? अल्फा या बीटा। दिस इज एक्चुअली अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ये जो है बच्चों क्या है? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज। और ये जो स्ट्रक्चर बच्चों बन गया, ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है? एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही नहीं है, इधर भी जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये ऑक्सीजन डैश डैश डैश। इधर भी जुड़ेगा बच्चों, क्या बन जाएगा? इधर भी बन जाएगा ऑक्सीजन, और ये डैश 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 इस तरह से बनेगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखना। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं एमाइलोपेक्टिन। छोटा छोटा लिखने का अर्थ सिर्फ यही है कि इन सारे स्ट्रक्चर को एक ही फिगर में दिखाना था, इस वजह से। तो एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में भी वही कहानी दोहरा रहे हैं कि यहाँ भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो आप लोग गौर से देखो, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं दिस इज एक्चुअली CH2OH H OH H H OH, और ये बच्चों क्या है? H है, और ये क्या है? OH। यहाँ भी H और यहाँ पर OH। इसी तरह से और भी अगर हम लोग देखें, H OH इस तरह से है, यहाँ पर CH2OH, ये H है, ये OH है, ये H है, यहाँ ऑक्सीजन है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये H है और ये OH है। और इसी तरह से H OH, फिर से यहाँ पर देखो H OH, और ऐसे और भी बहुत सारा बनते चले जाएगा। मान लेते हैं हम इसी दो को लेकर देखते हैं यहाँ पर। तो इस साइड से कंडेंस होगा तो इधर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये भी बनाएगा। इसमें भी यहाँ से H और OH निकल जाएगा, यानी कि वाटर निकल गया, तो यहाँ पर भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कुछ इस तरह से बन जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर एक अलग सी बात होती है, और वो अलग सी बात ये कि नीचे मतलब कि दूसरे चेन में अगर हम लोग बात करें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों, OH H H OH, और ये H यहाँ भी है, H है, यहाँ OH है, यहाँ भी H है, यहाँ भी OH है। ये और भी स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे आप लोग गौर करो, यहाँ भी है H OH। ये चीज बोर होने के वजह से मैं चाहता तो यहाँ पर ये वीडियो को स्किप करके एक ही बार स्ट्रक्चर लिख देता, और आसानी से एक बार में आप लोगों को पढ़ाकर समझाकर निकल जाता। लेकिन मैं जानबूझकर यहाँ पर के वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ। वजह सिर्फ इतनी है कि सिर्फ इतना ही हिस्सा होता है पॉलीसेकेराइड में समझने के लिए, और अगर आप लोग ये वाले हिस्से को समझ लेते हो तो फिर इसमें कोई टफनेस जैसा चीज बचता नहीं है। इस वजह से मैं जानबूझकर ये वाले हिस्से को यहाँ पर समय दे कर लिख रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग स्किप कर जाओ, क्योंकि आप लोग स्किप करोगे तो छोटी छोटी बातें जो इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के दौरान मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उन बातों से आप लोग महरूम हो जाओगे। शब्द नया है महरूम, लेकिन आप लोग समझते होगे क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो, तो इस तरह के उर्दू के शब्दों को आप लोग भली भांति जानते होगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग महरूम नहीं हो, इस वजह से इन सारे चीजों को अभी से देखते चले जाओ। तो एमाइलोपेक्टिन पर आते हैं। तो ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज आपस में पूरा चेन इस तरह से जुड़ा रहता था। एमाइलोपेक्टिन में 2 लाइन क्यों बना दिए भैया? 2 लाइन इसलिए बनाए कि एक चेन तो अपना जुड़ रहा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ा, यहाँ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना। अब इस चेन की बात करते हैं। इधर से भी ये OH किसी और को दिया होगा और इधर चेन बना होगा। ये OH जो है यहाँ से H निकल जाएगा और H2O निकलने के बाद एक अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ बना। यहाँ से भी H और OH आपस में बॉन्ड निकल के अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। यहाँ भी OH और H निकल के अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस साइड से बन ही जाएगा। यहाँ भी OH और H निकल के अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इधर से भी बन जाएगा। आप बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा कि ये जो CH2OH है, CH2OH का OH निकल जाए और यहाँ से H निकल जाए, तो बताओ तो यहाँ भी तो वाटर का जोड़ निकलना हुआ, और वाटर के निकलने से एक बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा कि नहीं? एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये जो CH2OH था, इस जगह पर क्या था बच्चों? OH था, और इस जगह पर बच्चों क्या था? OH था। तो यहाँ से H निकल जाए और यहाँ से OH निकल जाए, H यहाँ से निकल गया, OH यहाँ से निकल गया, तो वाटर निकल गया। तो बताओ तो बॉन्ड एक यहाँ पर भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन। तो यहां पर क्लियर हो गया ये कि पॉलीसेकेराइड जो होता है यानी कि स्टार्च जो होता है उसके स्ट्रक्चर में दो हिस्सा रहता है, मतलब ये वाला हिस्सा भी रहता है और ये वाला हिस्सा भी रहता है। यानी कि स्टार्च के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो उसमें दो चीज रहता है, क्या क्या, एमाइलोज भी रहता है और एमाइलोपेक्टिन भी रहता है। एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का कंडेंसेशन पॉलीमर है, एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज का कंडेंसेशन पॉलीमर है। एमाइलोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, यानी कि एमाइलोज में कोई ब्रांच नहीं बन रहा है, और यहाँ जितने भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो सबका सब अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। एमाइलोपेक्टिन में भी जितने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं वो भी सारे के सारे कैसे हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कि दोनों जगह अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही है, लेकिन आप लोग बोल सकते हो ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है और ये ब्रांच चेन, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच जैसा बन जा रहा है। अब नंबरिंग अगर हम लोग करें बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सब में 1 2 3 4 5 6 है। तो आप गौर करो, इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का 1 2 3 4 चौथा कार्बन आपस में कंडेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर C1 और C4, C1 ऑफ 1 अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंडेंस होकर क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यहां भी वही है, C1 ये है कौन 1 और ये कौन है 4, तो इसका इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का ये पहला कार्बन, इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में कंडेंस होकर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है। यहां पर क्या है, जब ब्रांच बनता है तो ये 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले वाले का पहला कार्बन और दूसरे वाले का छठा कार्बन आपस में कंडेंस होता है। इसका पहला कार्बन और इसका बच्चों छठा कार्बन आपस में कंडेंस होता है, यानी कि यहाँ जो बॉन्डिंग हो रहा है C1 और C6 के बीच हो रहा है। C1 एक अल्फा डी ग्लूकोज का, C6 जो होता है दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के, यानी कि एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 कंडेंसेशन तो होता ही है और साथ ही साथ C1 C6 कंडेंसेशन भी होता है। और दो तीन मामूली बातें आप लोगों को याद रख लेनी चाहिए कि एमाइलोज जो है दिस इज एक्चुअली वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है पानी में घुलनशील होता है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये वाला हिस्सा पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, ये नहीं घुलता है। दिस इज वाटर सॉल्युबल एंड दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट बात, लैब में कैसे आप लोग टेस्ट करोगे कि ये वाला स्टार्च जिसमें एमाइलोज और ये वाला स्टार्च एमाइलोपेक्टिन है वो कौन सा वाला है, तो यहाँ पर आयोडीन को हम लोग लेते हैं लैब में टेस्ट करने के लिए। एमाइलोज जो होता है आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, आप लोग को रटना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे कि एमाइलोज जो होता है किस कलर, कैसा कलर देता है, आयोडीन के साथ ब्लू कलर, और एमाइलोपेक्टिन ऐसा कोई कलर वलर नहीं देता है। इस तरह से हम लोग जांच भी सकते हैं। अब बात करें कोई भी नेचुरल सैंपल है स्टार्च का तो उसमें कितना प्रतिशत एमाइलोज होता है, कितना प्रतिशत एमाइलोपेक्टिन होता है, तो आप लोगों को रट लेना चाहिए कि लगभग 15 से 20% एमाइलोज होता है किसी नेचुरल सैंपल ऑफ स्टार्च में, और 80 से 85% जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन होता है। मतलब ज्यादातर हिस्सा जो होता है स्टार्च में वो कौन सा होता है, एमाइलोपेक्टिन, और कम हिस्सा जो होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, एमाइलोज। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एमाइलोज जो होता है उसके एक पॉलीमेरिक चेन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कितने अल्फा डी ग्लूकोज कंडेंस होते हैं और एमाइलोपेक्टिन में कितने अल्फा डी ग्लूकोज कंडेंस होते हैं। तो आप लोगों को याद करना है कि एमाइलोज के एक पॉलीमेरिक चेन में एज एन एवरेज 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, और एमाइलोपेक्टिन में एक मॉलिक्यूल में एज एन एवरेज 2000 से 3000 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं। एज एन एवरेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉलीमर का कोई फिक्स लिमिट नहीं होता है, हो सकता है कि किसी एमाइलोज में 198 ही अल्फा डी ग्लूकोज कंडेंस है, किसी में 1200 कंडेंस है, लेकिन एज एन एवरेज 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इसमें रहता है, और इसमें जो रहता है बच्चों कितना रहता है, 2000 से 3000 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंडेंस होता है। तो अब इन्हीं बातों को एक एक करके हम लोग अपने कॉपी में पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो आप लोग लिखते चले जाओ। यहां पर आप लोगों ने हेडिंग लिख रखा है स्टार्च, और स्टार्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एमाइलम, जिसका फॉर्मूला C6H10O5 होलेन होता है। इसमें पॉइंट पॉइंट करके लिखना, स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइट, स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइट। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना, starch is present in about all the plants,
starch is present in about all the plants as main source of carbohydrate, main reserve source of carbohydrate, main reserve source of carbohydrate, main reserve source of carbohydrate, mainly in seeds, SEEDS, mainly in seeds, fruits, 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 tubers, 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 रूट्स, ROOTS, रूट्स, एटसेट्रा। मतलब कि जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो कहां पर रहता है, रूट वाला हिस्सा है, तो वहां पर स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लेकर लिखना, वी ऑब्टेन स्टार्च इन आवर फूड mainly as wheat, 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 rice, 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 MAIZE, maize, वो जो टेबल कुर्सी वाला मेज होता है वो मत खा लेना, मेज मतलब मक्का, पोटैटोज, POTA जो भी होता है पोटैटोज, लेग्यूम्स किसे बोलते हैं बच्चों, दलहन, legumes and various other vegetables, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिखना आप लोग कि स्टार्च इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज जहां लिखे हुआ अंडरलाइन भी कर लो आप लोग। स्टार्च इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है क्या चीज का बच्चों, तो अल्फा डी ग्लूकोज का। और उसमें नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च consists two parts in it, दो हिस्सा रखता है। आप बीच में सेपरेटर ड्रॉ कर लो और एक साइड लिख लो एमाइलोज और एक साइड लिख लो एमाइलोपेक्टिन। बीच में सेपरेटर ड्रॉ करके पेज में एक साइड लिखो एमाइलोज और एक साइड लिखना एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में लिखो आप लोग दिस इज वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च। एमाइलोज में लिख लो आप लोग दिस इज वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च। और एमाइलोपेक्टिन में आप लोग लिखो दिस इज वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन साइड में लिखना दिस इज वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च। एमाइलोज के साइड में लिखो दूसरा पॉइंट, दिस इज लीनियर चेन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, दिस इज लीनियर चेन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज लीनियर चेन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और एमाइलोपेक्टिन में लिखना दिस इज ब्रांच चेन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज ब्रांच चेन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। उसके बाद आप लोग लिखो एमाइलोज साइड में गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन, दूसरे साइड लिखो डज नॉट गिव एनी कलर विथ आयोडीन, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन कोई कलर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो एमाइलोज के साइड नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंडेंसेशन at C1 of first alpha D glucose unit and C4 of next alpha D glucose unit और एमाइलोपेक्टिन में आप लोग लिखो इट इज फॉर्म आफ्टर कंडेंसेशन between C1 C4 as well as C1 C6 carbon or two different units of alpha D glucose ओके। अब आप लोग लिखो एमाइलोज के साइड in a natural sample of starch about 15 to 20% amylose is present, about 15 to 20% amylose is present, 15 से 20% रहता है amylose, 15 to 20% amylose is present। और एमाइलोपेक्टिन के साइड में लिखना in a natural sample of starch about 80 to 85% amylopectin is present, about 80 to 85% amylopectin is present। अब आप लोग एमाइलोज के साइड में लिखना
एमाइलोज के साइड में लिखना एज एन एवरेज अबाउट 200 to 1000, 200 से 1000, एज एन एवरेज अबाउट 200 to 1000 units of alpha D glucose condensed to give polymeric chain of amylose, और amylopectin के साइड में लिखना as an average about 2000 to 3000, as an average about 2000 to 3000 units of alpha D glucose condensed to give polymeric chain of amylopectin, तो बच्चों अब आप लोग सेपरेटर बंद करो, और सेपरेटर बंद करने के बाद ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग ढंग से आप लोग लिख लो। ये वाला स्ट्रक्चर एमाइलोज के लिए लिखो और ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग एमाइलोपेक्टिन के लिए लिखो। यहां पर आप लोग ले लेना लीनियर चेन पॉलीमर, ये भी लिख देना आप लोग साथ में, और यहां पर लिख देना लीनियर कंसिस्ट, लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड चेन। सही है ना, यहां पर लीनियर भी रहता है और ब्रांच चेन पॉलीमर भी मौजूद रहता है। इतना लिखने के बाद अब आप लोग लिखो, पॉइंट करके लिखना व्हेन स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड in the presence of dilute acid or some suitable enzyme, then देखो C6H10O5 होल एन, ये क्या है बच्चों, स्टार्च। स्टार्च को अगर हम लोग किसी डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, सामान्य रूप से हम लोग H2SO4 लेते हैं लगभग 393 केल्विन पे, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो स्टार्च को जब डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम कौन सा डायास्टेज, इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करें या यूज करें, तो स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है C12, साथ में हम लोग वाटर भी लिए हुए H2O, ठीक है। तो ये बन जाता है C12H22O11, ये जो बन गया बच्चों क्या बन गया, दिस इज माल्टोज, ठीक है। तो ये बन गया माल्टोज। माल्टोज को C12H22O11, दिस इज व्हाट, दिस इज माल्टोज। माल्टोज को हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज कर देंगे किसी डाइल्यूट एसिड या फिर कौन सा एंजाइम, माल्टेज। बार बार देख रहे हैं तो याद भी हो जाना चाहिए, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि लास्ट में ASC लगा हुआ है तो वो कोई एंजाइम है। तो माल्टोज को हम लोग माल्टेज के साथ जब ट्रीट करेंगे और वाटर भी साथ में कि हाइड्रोलाइज हो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 मोल दे देता है C6H12O6, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है ये अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि स्टार्च जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज का ही कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो वाजिब है इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या चीज मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन एक और फर्दर रिएक्शन अगर आप लोग जानना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो C6H12O6, यानी कि ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को अगर आप लोग एंजाइम जाइमेज के साथ ट्रीट करोगे तो ये जो है फर्मेंटेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस ऑफ C2H5OH और CO2, ओके। तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। तो इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए भी समहाउ हम लोग कभी कभी स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ये जो था स्टार्च था। अब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे सेलुलोज के बारे में, ओके स्टूडेंट्स। बच्चों वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग मेरे लिए एक काम कर दिया करो बस, कि वीडियो को लाइक कर दो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच प्लीज इसे शेयर करो। सब्सक्राइब करने के लिए उन लोगों को मोटिवेट करो, क्योंकि ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, ओके स्टूडेंट्स।